नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग आगामी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। और एग्ज़ामिनेशन में करंट अफेयर्स एक गेम चेंजिंग फैक्टर होता है, जहां पर हम अधिक मार्क्स लाकर औरों से लीड ले सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग दिनों के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनके एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज के सेशन में और शुरुआत करते हैं एक पहले इम्पोर्टेंट कोट से। कोट ऑफ द डे जो हमें मोटिवेट करता है कि हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है और लक्ष्य पर लगातार चलते रहना है। तो आज का जो कोट है वही है, योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड, वाई वॉट टू यू डू टुडे नॉट टुमारो। कई बार हम लोग पास्ट की चीज़ों में लगे रहते हैं, पास्ट की चीज़ों को ही याद करते रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं फ्यूचर की कल्पनाएं देखते रहते हैं, लेकिन ये दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है केवल आज का दिन यानी प्रेजेंट। तो यही कोट ये कह रहा है कि जो हम आज कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर है, नॉट टुमारो, जो हम कल करेंगे। तो इसलिए हमें वर्तमान को महत्व देना चाहिए, और आज के दिन को अगर हम अच्छा बनाते हैं तो धीरे धीरे हमारा भविष्य भी इसी तरीके से अच्छा बनता चला जाएगा। तो प्रेजेंट में रहना भी एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं, गेम चेंजिंग फैक्टर होता है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले जी का निधन हुआ, और कई सालों तक, कई दशकों तक इन्होंने संगीत में काफ़ी नाम कमाया, और काफ़ी लोगों को जो है संगीत की इन्होंने प्रेरणा दी, और संगीत में काफ़ी बड़ा योगदान इन्होंने दिया। जब भी इस तरह को लेजेंडरी पर्सन किसी भी फील्ड का हो, जब उसकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन बनाया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन बनता कैसे है, आइए देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से कि जब भी किसी लेजेंडरी का देहांत होता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का देहांत होता है, तो क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन बनते हैं इनके अचीवमेंट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आशा भोसले वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन विच ईयर। आशा भोसले को पद्म विभूषण अवार्ड किस वर्ष दिया गया। पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आने वाले एग्जाम में बन सकता है इस तरह के सवाल। ऑप्शन दिया है 2005, 2008, 2010 या 2012। तो इसका सही उत्तर होगा सन 2008 में आशा भोसले जी को भारत सरकार ने ये अवार्ड दिया। तो आंसर इज 2008, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा भोसले रिसीव्ड द दादा साहब फाल्के अवार्ड इन विच ईयर। आशा भोसले को दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष मिला। ऑप्शन यहाँ पर 95, 2000, 2005 एंड 2010। तो इसका सही उत्तर है 2000, यानी सन 2000 में आशा भोसले जी को ये सम्मान दिया गया। यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि दादा साहब फाल्के इज़ द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। ये अवार्ड भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने हिंदी सिनेमा के अंदर प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो आशा भोसले जी को सन 2000 में ये अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा भोसले वॉज रिकॉर्डेड इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर। आशा भोसले जी के नाम एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा है। कौन सा रहा है आइए देखते हैं। लॉन्गेस्ट सॉन्ग, हाईएस्ट सॉन्ग अवॉर्डेड, मोस्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग्स या हाईएस्ट इनकम, एक रिकॉर्ड इनके नाम रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा मोस्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग्स। जी हाँ, इन्होंने मोस्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग का एक रिकॉर्ड बनाया है। आइए देखते हैं आशा भोसले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इनको आप नोट कर लें या इनको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। नोट करना सबसे अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो अपनी नोटबुक में कुछ चीज़ों को शॉर्ट में नोट करते चलिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूज़न ना हो। तो पद्म विभूषण 2008 जैसा हमने अभी देखा। महाराष्ट्र भूषण जो कि महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है महाराष्ट्र का, ये इनको मिला है 2021 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार माने जाते हैं। इनको 2 बार 1981 में फिल्म उमराव जान के लिए और 86 में इजाज़त फिल्म के लिए इनको अवार्ड दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड 7 बार इनको सर्वश्रेष्ठ
गायिका का अवार्ड मिला है। और विश्व रिकॉर्ड की उपलब्धि में आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2011 में संगीत में सबसे अधिक लगभग 12,000 से भी अधिक गानों का रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में इनका नाम दर्ज किया गया है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और भी हमें ध्यान रखना है, ग्रैमी नामांकन, जिसको संगीत का ऑस्कर कहा जाता है, ग्रैमी अवार्ड को संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि पहली भारतीय गायिका हैं जिनको नॉमिनेट किया गया था 97 में उस्ताद अली अकबर खान के साथ लेगेसी एल्बम के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और इन्हीं फैक्ट से, इन्हीं तथ्यों से आने वाले एग्जाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष 2029 स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क हैज़ बिन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। उत्कर्ष 2029 जो है किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्कर्ष एक इनिशिएटिव है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो भी व्यूअर्स जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें आप डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल बैंकिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल में ही उत्कर्ष इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। आइए देखते हैं ये उत्कर्ष इनिशिएटिव आखिर क्या है। तो आंसर होगा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग की न्यूज़ में आपको पढ़ने को मिलेगा। और आइए देखते हैं ये क्या है। उत्कर्ष इनिशिएटिव को अगर हम शॉर्ट में बोलें तो उत्कर्ष का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी कार्यशैली में अपनी वर्क प्रोफाइल को चेंज कर रहा है। आने वाली चुनौतियों को निपटने के लिए, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, साइबर क्राइम हो, डिजिटल टेस्ट हो, उनसे संबंधित अपनी फ्रेमवर्क को वो इंक्रीज़ करेगा। इसी को नाम दिया है उत्कर्ष 2029। कुल मिलाकर ही कहा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी जो कार्यशैली है, अपनी जो काम करने के तरीकों, उसको इंक्रीज़ करने का, उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। उत्कर्ष के नाम से ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं इसी न्यूज़ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष 2029 फ्रेमवर्क विल कवर विच पीरियड। उत्कर्ष को किस अवधि के लिए रखा गया, यानी इसका टाइम पीरियड आपको बताना है, 25 से 28, 26 से 28 या 26 से 29 या 27 से 2030। इस तरह का सवाल भी आ सकता है। तो इसका उत्तर होगा 2026 से लेकर 2029 तक का फ्रेमवर्क है इसका, और ये कवर करेगा मार्च 2029 तक, यानी फाइनेंशियल ईयर तक ये कवर करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2026 से 2029। आप सभी लोगों से निवेदन ये भी है कि आप सभी लोग इसको ज़रूर शॉर्ट में नोट करते चलें। जिन लोगों ने ये न्यूज़ पहले से पढ़ रखी है, एज अ रिवीजन इसको लेके चलें, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आपको चीज़ें आसानी से याद आ जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फोकस एरिया ऑफ उत्कर्ष 2029। इसका की एरिया क्या है? पहला ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ सीबीडीसी। सीबीडीसी पर हमें ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कुछ साल पहले डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, जो बहुत पॉपुलर तो नहीं हुई, है ना। इसको एक्सपेंड करने का फ्रेमवर्क है क्या? सेकंड ऑप्शन इज फाइनेंशियल इंक्लूजन है, यूज़ ऑफ एआई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। तो फोकस एरिया यहाँ पर क्या है, हमें बताना है। तो हम अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे उत्कर्ष 2029 को, तो हम देखेंगे ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें इंक्लूड हैं, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपेंड करना रूरल एरियाज़ में या जहाँ पर बैंक नहीं पहुँच पाया है। और एआई तो खैर आज का सबसे बड़ा पॉइंट है ही, इन सभी को इंक्लूड करेगा ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कितने पिलर्स हैं। आपको ध्यान रखना है 6 पिलर्स हैं उत्कर्ष में। ये सवाल भी आ सकता है कि उत्कर्ष 2029 में कितने तरह के पिलर्स को शामिल किया गया है। तो ये टोटल 6 है। नंबरिंग में थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है। तो पहला जो पिलर है वो है रोबस्ट रेगुलेशन टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड इनोवेशन, इनोवेशन को मजबूत करेगा। दूसरा है कस्टमर सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव फाइनेंस अप्रोच। तीसरा है कंपटीटिव फाइनेंशियल मार्केट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सेक्टर। एंड फोर्थ इज फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और छठा है ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम। ये कुल मिलाकर 6 पिलर्स हैं। नंबरिंग में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है, बट ये टोटल 6 पिलर्स हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। कीवर्ड को पकड़ना है आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अक्सर होता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में होती हैं उन्हीं को क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर वारनबा बारा वन्यजीव अभ्यारण्य न्यूज़ में था, रामपुर घास के मैदान में काले हिरन को फिर से शामिल किया गया है, ब्लैक बक्स को। और यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि बायोडाइवर्सिटीज़ के अंदर इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पूछा गया है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। वारनबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन इस मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। स्टैटिक जीके में भी इस तरह के सवाल आ जाते हैं। जनरली स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन एक आध बार पूछा जाता है एग्जाम में, और कई एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बरनापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण स्वाय और गवर्नर हैं रमन डेका। तो कभी कभी स्टैटिक में क्लरिकल ग्रेड पर सवाल आ जाता है कि वहाँ के सीएम या कैपिटल वगैरह आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ शिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक्स ड्यू टू द inadequate capital and poor earning prospects effective 6 अप्रैल 2026। देखिए ये क्वेश्चन करंट के साथ साथ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक कोऑपरेटिव बैंक है, इसका नाम है शिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक्स, और इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। जब भी इस तरह की न्यूज़ आ जाए जहाँ पर किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल होता है तो पब्लिक का डिपॉजिट जो होता है उसका इंश्योरेंस होता है। ये बैंकिंग लॉ है, बैंकिंग रूल है कि पब्लिक का पैसा सेफ रहे। तो इसका इंश्योरेंस कौन करता है? इसका इंश्योरेंस करता है DICGC, जिसका फुल फॉर्म पर दिया हुआ है, ध्यान रखना है आपको, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये RBI की सब्सिडी बॉडी है। तो पूछा गया है सवाल में कि कितना इंश्योरेंस करता है, क्या ये पूरे अमाउंट का इंश्योरेंस करता है ना? तो आपको ध्यान रखना है पूरे अमाउंट का इंश्योरेंस नहीं करता है। इसकी लिमिट है केवल 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है DICGC की लिमिट कितनी है इंश्योरेंस करने की? 5 लाख। हाँ, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अभी हाल में किस कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस कैंसिल किया है। अक्सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को कैंसिल करता रहता है। तो एक लिस्ट बनाकर उसको याद रखेंगे कि कौन कौन से बैंक ऐसे हैं जिन पर पेनल्टी लगाई गई है या फिर उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर इज E, 5 लाख का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि ओम प्रकाश क्रिएटेड हिस्ट्री बाय द बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अचीव प्रेस्टिजियस ग्लोबल टाइटल इन 2026। 2026 में ग्लोबल टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो टाइटल क्या है ये पूछा गया है? मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक या मिस अर्थ या मिस एशिया पैसिफिक। कौन सा टाइटल जीता है इन्होंने, गीतांजलि ओम प्रकाश ने? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आंसर इज मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026। तो सही उत्तर होगा इसके अंदर मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स कंपाउंड इवेंट एट वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज इन बैंकॉक। विश्व पैरा तीरंदाजी का अभी प्रतियोगिता हुई है बैंकॉक में। किसने जीता है यहाँ पर गोल्ड मेडल? ऑप्शन दिया हुआ है शीतल देवी, भावना, पायल नाग या स्वाति चौधरी। अगर आपने इवेंट पढ़ा हो अप्रैल के फर्स्ट वीक के आसपास ये न्यूज़ आई थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो है ही, साथ ही साथ मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन भी है। कई बार हम लोग ज़िंदगी के संघर्षों से परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कितना स्ट्रगल हमारी लाइफ के अंदर है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कई बार कि हमसे बुरी परिस्थितियों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे बेहतर परफॉर्म किया होता है। उन्हीं में से ही एक है शीतल देवी और पायल नाग, जो दोनों ही पैरा एथलेटिक्स हैं, बट इन्होंने लाइफ में स्ट्रगल को फेस करके एग्जीक्यूशन मोड में उन्होंने अपनी सफलता को एग्जीक्यूट किया। एक्सक्यूज़ नहीं किया कि मेरे पास क्या नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पायल नाग होगा। पायल नाग ने इस बार सबको सरप्राइज़ कर दिया। पायल नाग एक ऐसी एथलीट है
जो लोगों के लिए एक मोटिवेशनल भी हैं, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। शीतल देवी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इनके दोनों हाथ नहीं है, उन्होंने पैर को हाथ बनाकर प्रैक्टिस करके ट्रेनिंग करके इन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। और इस बार पायल नाग के अगर बारे में आप कहेंगे सुनेंगे तो इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर और अचीवमेंट हासिल किया है। तो देखिए 5 अप्रैल की ये न्यूज़ है। तो पायल नाग ने शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और पायल नाग के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ वो भी है कि इनके दोनों हाथ तो नहीं हैं और दोनों पैर भी नहीं, यानी दोनों हाथ दोनों पैर ना होने के बावजूद इन्होंने ज़िंदगी को एज आ चैलेंज लेते हुए अपने जितने भी संघर्ष होते हैं उनको पीछे छोड़ते हुए अचीवमेंट हासिल किया। तो पायल नाग इसका आंसर होगा, हमें ध्यान रखना है। देखिए ये है पायल नाग, जिन्होंने लाइफ के एक संघर्ष को परफॉर्म करते हुए एक उदाहरण पेश किया है और उन्होंने बहुत ट्रेनिंग मेहनत करने के बाद ये अचीवमेंट हासिल किया होगा। सफलता सबको दिखती है, पर उसके पीछे जो कड़ी मेहनत होती है वो भी हमें देखनी चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि लाइफ में बहुत संघर्ष बढ़ गया है, तो ऐसे लोगों को ज़रूर देखें जिन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में अचीवमेंट हासिल किया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है देखिए शीतल देवी भी काफ़ी फेमस एथलीट हैं, जिन्होंने पिछले ओलंपिक्स में मेडल जीता था और इन्होंने इन्हीं को हराकर, पायल नाग ने इन्हीं को हराकर जो है ये अचीवमेंट हासिल किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रखना है मेडल की संख्या के हिसाब से गोल्ड का वेटेज चूँकि ज़्यादा होता है और सिल्वर का उससे कम, फिर ब्रॉन्ज का उससे कम। इंडोनेशिया सेकंड पर और थाईलैंड जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3rd रैंक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम डे इन इंडिया ऑब्जर्व ऑन विच डेट, भारत में समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 या 10 या 8 अप्रैल। तो ये भी अप्रैल मंथ की न्यूज़ है। अप्रैल मंथ के अंदर हमने देखा कि नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया, 5 अप्रैल इसका आंसर होगा। और इस बार की थीम भी एक बार देख लें, मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। ये दिवस आखिर 5 तारीख को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी ने पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी को ऐतिहासिक रूप में शुरू किया था मुंबई से लंदन पहली बार। ये ऐतिहासिक घटना इसलिए भी थी क्योंकि 2019 से पहले ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश के द्वारा जो ट्रेड होता था उन्हीं का ही इसके अंदर दबदबा था। लेकिन पहली बार जो है भारत की तरफ से यहाँ पर एक शिप भेजा गया और इसी इवेंट को हम लोग मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल हमें ध्यान रखना है, 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे या समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टेटमेंट, खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्या ऑप्शन दिया हुआ है आइए देखते हैं। द इवेंट वॉज होस्टेड बाय छत्तीसगढ़, ये इवेंट छत्तीसगढ़ में हुआ। कर्नाटक इमर्ज एज द ओवरऑल चैंपियन एंड मैस्कॉट इज मोरवीर। कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट दिया हुआ है ये बताना है आपको। ऑप्शन 1, 2 या 3, 1 या 3 या 1, 2, 3 या सभी करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ई यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ऑप्शन ई यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द करेक्ट, सभी सत्य हैं इसमें, सभी स्टेटमेंट सही हैं। टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ में हुआ, ठीक, छत्तीसगढ़ टूर्नामेंट हुआ आपका। कर्नाटका टॉप द मेडल टैली, यानी कर्नाटका को पहला रैंक यहाँ पर मिला है जिसमें 23 गोल्ड है, 8 सिल्वर हैं और 7 ब्रॉन्ज है। उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद झारखंड। और ट्राइब्स का जो इस बार गेम था ये खेलो इंडिया का, इसका जो मैस्कॉट है वो है मोरवीर, जो कि एक ट्राइब्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक साहसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो मोरवीर इसका मैस्कॉट है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये टूर्नामेंट रायपुर, जगदलपुर एंड सरगुजा एंड 3 शहरों में इसको कंडक्ट किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे खास बात क्या है कि ये खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम का जो एडिशन है ये फर्स्ट एडिशन है जिसको हमें ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ AI पावर्ड चैटबॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड रियल टाइम असिस्टेंस टू टैक्स पेयर ऑन द न्यू पोर्टल। जैसा आपको पता है कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो गया है
और इस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एआई चैटबॉट जारी किया, उसका नाम पूछा जा रहा है टैक्स साथी, ई फ्रेंड, कर साथी या इनकम बोट या डिजिटल हेल्पर। आपको बताना है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैटबॉट जो कि इनकम टैक्स में टैक्स पेयर की मदद करेगा, एआई पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर साथी। ठीक, कर साथी हमें ध्यान रखना है, कर साथी इसका नाम है। और नए इनकम टैक्स के रूल्स को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए प्रारंभ 2026 लॉन्च किया था वित्त मंत्री सीतारमण ने। तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया गया है प्रारंभ के बारे में, तो जिनको डिटेल में पढ़ना है तो प्रारंभ का एक वीडियो है इसी चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर साथी इस एप्लीकेशन का नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ वर्चुअली लॉन्च कर्मयोगी साधना शपथ 2026। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च किया है पीएम मोदी ने कर्मयोगी साधना शपथ 2026। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ये प्रोग्राम किस संस्था ने आयोजित किया था। नीति आयोग, यूपीएससी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कर्मयोगी एक ऐसा अभियान है जो कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करने का ये एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट के द्वारा, कि ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो फील्ड में रहकर काम करते हैं या किसी भी सेक्टर में काम करते हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ और तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग देकर और बेहतर बनाने की ये अभियान है जिसका नाम है कर्मयोगी। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ये जो कर्मयोगी इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था 2020 में, इसको लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी जो है 2020 में लॉन्च किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में चुनाव आयोग ने चुनावों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अपने उम्मीदवार को जाने, जैसे बैंक में केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, ऐसे ही एक केवाईसी है नो योर कैंडिडेट्स, जो चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार हैं वो शायद कैसे हैं उनके बारे में आम जनता जाने, उसके लिए उन्होंने एक विस्तृत उनका रिकॉर्ड, उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, उनकी संपत्तियां कितनी हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, इस तरह की चीज़ों को ये उपलब्ध कराएगा ताकि हम सही व्यक्ति को वोट दे सकें और उसके बारे में जान सकें। आपको बताना है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ये हमें देखने का मौका मिलेगा। तो ऑप्शन है डिजी लॉकर, ECI नेट, उमंग, माई GOV, ई कोर्ट्स। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि अभी रिसेंटली कहाँ कहाँ इलेक्शंस में हैं, ये भी आप कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ECI नेट KYC, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर सही, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है। इलेक्शन कमीशन लॉन्च ECI नेट KYC फीचर्स टू हेल्प वोटर्स चेक्स कैंडिडेट बैकग्राउंड। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दें। आप लोग बताइए नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ECI नेट प्लेटफॉर्म। तो इसमें हम सभी तरह की इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन ईयर में खड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर आप जरूर देख लें। इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर नई दिल्ली, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। पहले चीफ कौन थे इलेक्शन कमीशन के, तो पहले चीफ जो थे ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है ये इलेक्शन कमीशन के पहले चीफ थे, फर्स्ट चीफ। उसके बाद हमें ध्यान रखना है फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन की VS रामादेवी। और प्रेजेंट टाइम में अगर कोई आपसे पूछे इस समय इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है, तो 26वें चीफ ज्ञानेश कुमार, ये भी हमें नाम याद रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, 25 जनवरी यानी वो दिन जहाँ पर इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, इसी दिन को
इलेक्शन कमीशन सेलिब्रेट करता है एज अ नेशनल वोटर डे। ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पुरी पुलिस लॉन्च द पुरी पुलिस असिस्टेंट व्हाट्सएप चैटबॉट टू इनहेंस द सिटीजन सर्विसेज। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पुरी पुलिस ने जो चैटबॉट लॉन्च किया है, क्योंकि ये देखिए ये सवाल जो है बैंकिंग से अटैच सवाल है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस चैटबॉट के विकास में किस संगठन ने सहायता की है। हालांकि ये स्टेट की न्यूज़ है, कई बार मन में डाउट होता है कि स्टेट की न्यूज़ हम पढ़ें या ना पढ़ें। तो स्टेट की न्यूज़ जनरली तब आती है एग्जाम में जब कोई इवेंट हो, कोई ऐसा इवेंट जो बहुत बड़ा हो या कोई नया इवेंट हो और बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो। तो इस व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च किसने किया है, मदद की है लॉन्च करने में? स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक या पीएनबी या एक्सिस बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज पंजाब नेशनल बैंक। The chatbot provides 24/7 support for public queries, essential services, improving the convenience and digital governance। इस सब के लिए ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमें ध्यान रखना है, पीएनबी। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। उड़ीसा कैपिटल सबको पता ही है, चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी और गवर्नर हैं हरि बाबू काम्बापति। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनके गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स के नाम भी कई बार पूछ लेता है। इसको आप ज़रूर अपने नोट्स में लिख लें, या जो आपको पता है उनको छोड़कर जो नहीं पता है उनको लिख लें, क्योंकि गवर्नर्स रिसेंटली अभी चेंज भी हुए हैं। काफ़ी राज्यों के गवर्नर्स अब चेंज हो गए हैं या रिशफलिंग की गई है, तो इसको एक बार ज़रूर देख लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल में किस बैंक ने पहली बार कुल वैश्विक कारोबार जमा और एडवांस को जोड़ दिया जाए तो 30 लाख करोड़ का एक माइलस्टोन क्रिएट किया है इसने? ये सवाल भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बड़े महत्वपूर्ण हो सकता है। और मार्च 2026 तक 30.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो वो कौन सा बैंक है आपको बताना है। 30 लाख करोड़ का एक माइलस्टोन क्रिएट किया है इसने। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल में ही 30 लाख करोड़ का ग्लोबल बिजनेस का एक अचीवमेंट पार किया है और इसने अभी हाल में ही 13.93% का एक अचीवमेंट हासिल किया है ईयर ग्रोथ का। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, 30 लाख करोड़ का बिजनेस क्रॉस करने वाला बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ का नाम देवबत्रा चंद। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ोदरा गुजरात और इसकी टैग लाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो ये हमें फैक्ट्स भी ध्यान रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन? सी ड्रैगन 2026 में किसने भाग लिया है? चाइना, इंडिया, रशिया एंड जापान, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके, फ्रांस, जर्मनी या साउथ कोरिया, जापान, कनाडा। जब ऑप्शंस कई सारे हों तो इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़बरदस्त होता है, तो थोड़ा आपको क्लियरिटी रखनी है ऑप्शंस के हिसाब से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। एक्सरसाइज जो है विद क्वाड नेशंस प्लस नेशन इन यूएसए, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके अंदर यूएस नेवी टास्क फोर्स ने पार्टिसिपेट किया और ये कंडक्ट हुआ है आपका एंडरसन एयरफोर्स बेस यूएस के अंदर। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो सी ड्रैगन 2026 नाम याद रखना है, या तो कंट्री का नाम पूछ लेगा या फिर एक्सरसाइज का नाम पूछ सकता है। सी ड्रैगन 2026 एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज क्वाड प्लस नेशंस इन यूएस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इस बार की थीम क्या है। इस बार की थीम क्या है, तो आइए देखते हैं। हेल्थ फॉर ऑल स्टैंड विद साइंस, ग्लोबल वेलनेस स्टैंड विद साइंस, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, हेल्दी वर्ल्ड स्टैंड विद साइंस या फिर साइंस फॉर लाइफ स्टैंड विद साइंस। अब देखिए काफ़ी कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए हैं। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन बड़े क्लोज दिए होते हैं और कभी कभी ऑप्शंस में देखते ही आप आंसर लगा देते हैं, तो थोड़ा सा कीवर्ड हमें याद रखना है। तो कीवर्ड है इसका टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस।
टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, एज अवेयरनेस डे के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द WMA लिमिट। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बैंकिंग फाइनेंस का एक महत्वपूर्ण सवाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने WMA की लिमिट के लिए 26-27 के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, WMA की लिमिट 2.5 लाख करोड़। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अप्रैल सितंबर 2026 के लिए है, क्या है, यानी किस क्वार्टर का है। WMA इंटरेस्ट रेट इज अलाइन विद द रिजर्व रेपो रेट। ऑफ ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट इज रेपो रेट 2.5 एंड बोथ WMA ओवरड्राफ्ट रेट आर फिक्स्ड इंडिपेंडेंटली फॉर RBI पॉलिसी रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं WMA क्या चीज़ है, WMA होता क्या है, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं WMA। वैसे इसका आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी होगा 1, 2, 4 एंड 5। ठीक, 1, 2, 4 एंड 5। ठीक है, 1, 2, 4 एंड 5 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक ही ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। तो आइए समझ लेते हैं पहले जल्दी से ये WMA है क्या चीज़, ये आगे काम आएगा आपके बैंकिंग फाइनेंस के अंदर। ये सवाल काफ़ी अधिक पूछा जाता है, WMA क्या है। तो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। क्या बोलते हैं इसको? वेज एंड मीन्स एडवांसेस। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो WMA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी विंडो है जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट फंडिंग ले सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए अपनी जो फंड की रिक्वायरमेंट है इसको पूरा कर सकती है। तो WMA एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको देता है। आसान भाषा में, जब सरकार के पास कुछ समय के लिए पैसे की कमी होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको तुरंत इमीडिएट फंड जारी करता है जो WMA के माध्यम से लिया जाता है। तो ये इसका बहुत ईजी लैंग्वेज में इसका आंसर दिया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म लोन के रूप में इसको आप देख सकते हैं WMA को। हाँ, WMA की कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, एक तो शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक, RBI के द्वारा दिया जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट की कैश फ्लो की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ये इंटरेस्ट रेट रिजर्व बैंक तय करता है। और ये जनरली जो रेपो रेट होता है इसके साथ सिंक होता है ये। और आप ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा वाला ऑप्शन, उसमें रिवर्स रेपो रेट लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो गया ये। अगर ये रेपो रेट होता तो सही हो जाता। तो ऐसी माइन्यूट गलतियाँ जो हैं आपको पहचाननी है एग्जाम में। ये आपका मेंस के अंदर सवाल आ जाता है, 2 नंबर का एक सवाल, तो उसमें इस तरह का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रेपो रेट इसका सही आंसर होगा। रिवर्स रेपो रेट दिया है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जितना रेपो रेट होता है उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड होता है। और लिमिट जनरली इसकी रेपो रेट जैसी 90 दिनों तक के लिए ही होती है। तो WMA जो है क्वार्टर वाइज जारी किया जाता है कि कितने करोड़ का फंडिंग जो है गवर्नमेंट को मिल जाएगी, ये रिजर्व बैंक लिमिट तय करता है। तो ये भी आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 यानी जो पहला क्वार्टर है उसकी लिमिट जो है रिजर्व बैंक ने डिसाइड कर दी है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने जाना WMA के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक बात और देख लीजिए। देखिए, अगर WMA की लिमिट से अधिक गवर्नमेंट को फंड की जरूरत होती है तो उसी को ओवरड्राफ्ट भी कह देते हैं एक तरीके से, है ना, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। मान लीजिए WMA की लिमिट है 25,000 करोड़ और सरकार को और फंडिंग चाहिए, तब वो ओवरड्राफ्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा और ओवरड्राफ्ट पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो ज़्यादा लगता है। तो ओवरड्राफ्ट और WMA में फ़र्क यही है कि WMA की लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और उसी को ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was honored with the Major Dhyanchand Lifetime Achievement Award at the Hockey India Annual Awards? हॉकी इंडिया वार्षिक सम्मान में मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? हार्दिक सिंह, नवनीत कौर, PR श्रीजेश, जफर इकबाल या मनप्रीत सिंह? तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। जफर इकबाल ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक बात ध्यान रखिएगा,
ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं है, ध्यान से देखिए, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो जफर इकबाल जो है, ये नाम याद रखना है आपको, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। अच्छा, यहाँ पर कुछ अवार्ड और देख लीजिए जल्दी से। 2 टाइम ओलंपिक्स मेडलिस्ट हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर रिसीव द बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड। ये आपको ध्यान रखना है, बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड किसको मिला है? हार्दिक सिंह और नवनीत कौर को। दूसरा, हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड जारी किए गए नई दिल्ली में, जगह याद रखनी है। हार्दिक सिंह ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है 3rd टाइम। और मेन अवार्ड जो है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो है जफर इकबाल के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशंस टू प्रोहिबिट अंडर 16 यूजर फॉर द एक्सेसिंग प्लेटफॉर्म सच एज यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो किस देश ने अभी हाल में 16 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स को के लिए इनका एक्सेस रोक दिया गया है? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आज उभर के सामने आ रही है, जो सोशल मीडिया है इसके माध्यम से इसको बैलेंस कैसे रखा जाए ताकि जो 16 उम्र से कम के जो बच्चे हैं उनको इससे दूर रखा जा सके। तो किस कंट्री ने ऐसा ये डिसीजन लिया है? ऑप्शन थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस या वियतनाम। हो सकता है जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हो सकता है कुछ कंट्रीज़ में और जुड़ जाएं। तो अप्रैल के हिसाब से अगर आप देखेंगे इसका आंसर, तो ऑप्शन सी, इंडोनेशिया बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट नेशन जिसने सोशल मीडिया को बैन किया है 16 ईयर से कम के जो यूजर्स होंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आ सकता है, ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया के बारे में ही जान लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसने अपनी राजधानी को बदलने का फैसला लिया था और इसकी नई राजधानी जो है वो है नूसंतारा। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना है आपको, नूसंतारा जो है इसकी न्यू कैपिटल है, नूसंतारा। और ये इसने बहुत पहले ही इसको डिक्लेयर किया था। नूसंतारा नाम आपको ध्यान रखना है। करेंसी रुपया है और प्रेसिडेंट है इसके प्रभु सुबिरंतो और कैपिटल इसकी जकार्ता है, बट न्यू कैपिटल इज नूसंतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश अ हाई लेवल टास्क फोर्स टैकल द ह्यूमैनिटेरियन एंड ट्रेड डिस्पर्शन कॉज्ड बाय राइजिंग द टेंशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान अमेरिका युद्ध के चलते जो हॉर्मुज स्ट्रेट है इसके अंदर एक टास्क फोर्स बनाया गया है अंडर सेक्रेटरी लेवल के तौर पर। तो आपको बताना है यूएन हॉर्मुज टास्क फोर्स को लीड कौन कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन में आपको बताना है कौन इस टास्क फोर्स को लीड कर रहा है जनरल के तौर पे। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज मोडिगा डी सिल्वा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड यानी जो मानवीय सहायता होती है उसको प्रदान करने के लिए इनको शामिल किया गया है, इनको ये काम दिया गया है। जॉर्ज मोरिंडा डे सिल्वा नाम है इनका, जो कि यूएन की तरफ से इस टास्क फोर्स को लीड करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, हाई लेवल टास्क फोर्स है हॉर्मुज क्राइसिस के अंदर। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यूएन के जो हेड हैं जनरल सेक्रेटरी जिनका नाम है एंटोनियो गुतरेस, इनके नेतृत्व में गठन किया गया है। पर टास्क फोर्स को लीड कौन करेंगे, तो ये नाम हमें ध्यान रखना है, इनको लीड करेंगे यहाँ पर जॉर्ज मोडिगा डे सिल्वा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा, हालांकि इसमें कुछ ऐसी खबरें हैं जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में, इस सेशन में हमने केवल अप्रैल की जो न्यूज़ हैं वो डिस्कस की। अप्रैल की ऐसी न्यूज़ जो 10-12 अप्रैल के आसपास तक की न्यूज़ है। 10-12 अप्रैल से आगे तक की जो न्यूज़ है उसके MCQs जल्द ही इस अगली वीडियो में दिए जाएंगे। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी आपकी है या कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं करंट अफेयर से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में प्रॉब्लम लिख सकते हैं। या कोई किसी और टॉपिक पर आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर MCQs डिस्कशन करना है, तो अपनी सलाह, सुझाव, सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आज के सेशन को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तैयारी में लगे रहें, आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व रहिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जल्दी ही डिस्कस करेंगे बचे हुए अप्रैल मंथ के
करंट अफेयर्स, और इस महीने के लास्ट में पूरे महीने का करंट अफेयर्स भी डिस्कस किया जाएगा, यानी 1 मई या लास्ट डे ऑफ अप्रैल मंथ का, उसमें पूरे महीने के एमसीक्यूज़ को एक बार कंपाइलेशन के रूप में डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।